चलो कल कहाँ तक किया बच्चों? पार्टली लेट आउट, पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड। अच्छा, और उसके बाद फिर वो क्वेश्चन किया था ना, दो एसओपी से ज्यादा वाला, कुछ होमवर्क था? नहीं। चलो हेडिंग डालो, जॉइंट ओनरशिप। ठीक है, देखो, मान लो एक घर है जो कि दो लोगों के नाम पर है। ऐसा हो सकता है क्या? या तीन लोगों के नाम पर है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो इस घर के दो ओनर है, राम और श्याम। इस घर के दो ओनर है, राम और श्याम। ठीक है, तो ऐसे केस में फिर अपन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे निकालेंगे, उसका डिस्कशन। जॉइंट ओनरशिप लिखो, ब्रैकेट में लिखो को ओनरशिप। को ओनरशिप। देखो कुछ भी नहीं करना है, अपन को नॉर्मली इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालना है, जैसे अपन निकालते हैं। ठीक है, ऐसे मानना है कि जैसे एक ही ओनर है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकल गई, और फिर उस इनकम को ओनरशिप के रेशो में क्या कर देना है, आखिरी में एलोकेट कर देना है, डिवाइड कर देना है, बस इतना ही सही करना है। ठीक है, सिंपल है करना। ठीक है, लिख लो इसको, फिर एक क्वेश्चन करते हैं। लिखो, इट मीन्स, लिखो, इट मीन्स house property is owned by, it means house property is owned by more than one owner. House property is owned by more than one owner. In this case, in this case, income from house property, in this case, income from house property is calculated normally, is calculated normally, and thereafter, and thereafter it should be divided, it should be divided between co-owners, between co-owners in their ownership ratio, between co-owners in their ownership ratio. ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, इंटरेस्ट को लेकर, है ना, बहुत कमाल वाली बात है यहाँ पर। वैसे देखो, अगर इंटरेस्ट एसओपी का हो तो कितना अलाउ होता है? हाँ, ठीक है, और अगर एलओपी हो तो कितना अलाउ होता है? तो अगर एलओपी या डीएलओपी है तो फुली अलाउ हो जाएगा, बट अगर एसओपी है तो कितना अलाउ होगा? टू लैक्स पर बेटा, यहाँ पर क्योंकि एक से ज्यादा ओनर है तो ये लिमिट भी इंक्रीज हो जाएगी।
जितने ओनर हैं उतने इंटू हो जाएगी ये लिमिट। मतलब अगर 2 ओनर है तो ये 2 लाख की लिमिट 4 लाख की हो जाएगी। मतलब 2 लाख पर ओनर ये मिल रही है। इसीलिए बोला जाता है कि जैसे आप घर ले रहे हो ना, आप लोन पे ले रहे हो, मतलब लोन लेकर ले रहे हो, तो आप हमेशा जॉइंट नेम्स में लोन लो। हस्बैंड वाइफ है तो जॉइंटली उनको लोन लेना चाहिए, डिडक्शन ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो लिमिट है वो इनटू हो जाएगी नंबर ऑफ ओनर्स। ठीक है, बना लो इसको, फिर अपन स्टडी मटेरियल का एक क्वेश्चन करते हैं। मॉड्यूल कहाँ है क्या सबके? हाँ, पीछे के क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे स्क्रीन छोटी है तो देखने में अगर प्रॉब्लम है तो मैं व्हाट्सएप कर दूं क्वेश्चन। चलो देखो, इस क्वेश्चन को मैंने व्हाट्सएप भी कर दिया है ना। रमन is a co-owner of house property along with his brother, holding equal share in that property. मतलब 50-50% का शेयर। म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, रेंट रिसीव्ड। अगर रेंट रिसीव्ड दी है तो कौन सी प्रॉपर्टी हुई? लेटर। ठीक है, द लोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज जॉइंटली टेकन, है ना, लोन जॉइंटली लिया है। The interest charged by bank is 25,000, out of which 21,000 has been paid. मुझे बताओ 21,000 अलाउ होगा कि 25,000 अलाउ होगा? क्यों? हाँ, इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन accrual basis, due basis. Interest on the unpaid interest is 450, ये भी अलाउ होगा। Penal interest है ये, interest on interest is not allowed। अच्छा, ये जितना भी पॉइंट अपन बोल रहे हैं ना, इन सबके नोट्स भी लिखने पड़ेंगे सोल्यूशन में। जितने भी ये पॉइंट्स हैं जहाँ पे प्रोविजंस के लग रहे हैं, वो सब नोट्स में अपन को डालना पड़ता है। ठीक है, आधे मार्क्स सोल्यूशन के होते हैं और आधे मार्क्स नोट्स के होते हैं, याद रखना, टैक्स में खास तौर पे, है ना। टू रीपे दिस लोन, रमन एंड हिज ब्रदर हैव टेकन अ फ्रेश लोन एंड इंटरेस्ट चार्ज ऑन दिस लोन इज 5,000। लोन पुराना हाउस प्रॉपर्टी के लिए लिया गया है और उसको रीपे करने के लिए फ्रेश लोन लिया, तो फ्रेश लोन का इंटरेस्ट अलाउ हो जाता है क्या? याद आ गया? हाँ। म्यूनिसिपल टैक्स 51 हैज बीन पेड बाय द टेनेंट। ठीक है, नहीं होगा, हैज बीन पेड बाय
शर्त क्या थी? म्यूनिसिपल टैक्स शुड बी पेड बाय द ओनर, पेड बाय टेनेंट है तो अलाउ नहीं होगा, इसका भी नोट डालना, ठीक है। चलो इनकम कैलकुलेट करो मिस्टर रमन की। तो पहले नॉर्मली इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालो फॉर्मेट बना के, फिर रमन और उसके भाई में वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। पहले सोल्यूशन कर लो उसके बाद नोट्स। हाँ हाँ।
कितना आया? हाँ 96 सही आंसर है। फिर रमन और ब्रदर में डिवाइड कर दो उसको। 48,000 रमन की इनकम हो गई है ना। हो गया, डिक्टेट करूं नोट्स? पहला नोट डालो। नोट नंबर 1 डालो। इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन ड्यू बेसिस। Interest is allowed on due basis. Therefore, total interest of 25,000 shall be allowed. Therefore, total interest of 25,000 shall be allowed. Second note डालो। Interest on interest. Interest on interest. ब्रैकेट में लिखो penal interest. Not allowed as deduction. Not allowed as deduction. Third note लिखो। If any fresh loan is taken, if any fresh loan is taken for repayment of earlier loan, for repayment of earlier loan which was taken for the purpose of house property, which was taken for the purpose of house property, then such interest, then interest on fresh loan, ऐसा लिखो, then interest on fresh loan is allowed as deduction. Then interest on fresh loan is allowed as deduction. ठीक है। फोर्थ पॉइंट लिखो। म्यूनिसिपल टैक्सेस is allowed as deduction, only if paid by owner. Since municipal tax is paid by tenant, it will not be allowed. It will not be allowed. चलो स्क्रीन से सेकेंड क्वेश्चन देखो, एक बार पढ़ते हैं इसको। X owns one residential house in Mumbai. The house is having two identical units. ठीक है। First unit of the house is self-occupied by X and another unit is rented for 8,000 per month. पढ़ चुके हैं अपन ये कॉन्सेप्ट, है ना? पार्ट एरिया बेसिस पे, partly let out and partly self-occupied. The rented unit was vacant for 2 months during the year. Vacancy का क्या प्रोविजन था? एक्सपेक्टेड रेंट से कंपेयर करना है एक्चुअल रेंट प्लस वेकेंसी रेंट। अगर एक्चुअल रेंट और वेकेंसी रेंट ज्यादा है तो एक्चुअल रेंट को ही क्या मान लेंगे? जीएवी। और अगर एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा है तो एक्सपेक्टेड रेंट को ही क्या मान लेंगे? जीएवी। याद आ गया? हाँ। द पर्टिकुलर्स ऑफ द हाउस, स्टैंडर्ड रेंट, म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय एक्स ओनर, है ना? Light and water charges, interest on borrowed capital, lease money, insurance charges, repairs. Compute income for house property of Mr.
x। ठीक है, तो अपन को इतना देखना है। मैं चाह रही हूँ एक बार इसको ट्राई कर, है ना। इसमें दो तीन प्रोविजंस लग रहे हैं, ध्यान से करना बस। इसको भी भेज देती हूँ मैं ग्रुप में। दो यूनिट है तो 50-50 मान लेंगे, ठीक है। दो आइडेंटिकल यूनिट्स मानेंगे ना, टू आइडेंटिकल यूनिट्स लिखा हुआ है यहाँ पे ना, तो 50-50% रेशो। ग्रुप में सेंड कर दिया मैंने। हाँ,
कहीं अटक गए क्या? कुछ नहीं होगा, सिर्फ दो डिडक्शन मिलते हैं, इंटरेस्ट का और स्टैंडर्ड डिडक्शन, बाकी कुछ भी देखना नहीं है अपन आ गया। अभी देखते हैं। आ गया। जिनका आ गया है वो जरा आंसर बताते जाओ, कितना कितना आया है। 43,600। हम्म। और एसओपी का? ये तो सही है, इसमें कुछ गड़बड़ है, सबका यही आ रहा है। एक बार करें साथ में। मुझे बताते जाना तुम लोगों ने क्या किया है ना। एसओपी, एलओपी। चलो एसओपी का नहीं करते, एसओपी का तो सबका सही आया है। एलओपी का करते हैं अपन। सबसे पहले म्यूनिसिपल वैल्यू आधी कितनी ली? 95,000। फिर फेयर रेंट 92, दोनों में से हायर 95। फिर स्टैंडर्ड रेंट दिया है 81,000, दोनों में से विच एवर इज लोअर। ये हमारा क्या आ गया? एक्चुअल रेंट कितना है? 80,000। अब जीएवी कितना लेंगे? क्यों? कंपेयर किया? हाँ, तो सही किया। एक्सपेक्टेड रेंट 81, एक्चुअल रेंट 80, वेकेंसी रेंट, तो ये ज्यादा है, ठीक है ना? तो फिर इसको क्या मान लेंगे अपन? जीएबी। जीएबी कितना आ गया? 80, सबका इतना ही आया। ओके। इसके बाद माइनस किए म्यूनिसिपल टैक्सेस, कितना? और कितना म्यूनिसिपल टैक्स कितना माइनस किया तुम लोगों ने? म्यूनिसिपल वैल्यू कितनी है? पर हम तो आधे का ही लेंगे ना। आधा का तो एसओपी का है, आधा ही एलओपी का है ना। इंटू 5%। हाँ, 95 में ही निकाला है।
4750। ठीक है, चलो आगे बताओ। 75 250 ठीक है। इसके बाद इंटरेस्ट 1500 रुपए पर मंथ है ना, ये पूरे घर का है, इसका आधा किया ना। 1500 इंटू 12 डिवाइड बाय 2, 9000। 9000 इंटरेस्ट और स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना लिया? 2 to 5। ठीक है, ठीक है, फिर तुम लोगों का सही है। इसमें से एक बार और सॉल्यूशन चेक। हाँ सही है। इसका नेट कर दो बेटा, जो आया तुम लोगों का उसमें से लॉस माइनस करके नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बता दो। ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, अरियर्स ऑफ रेंट। अरियर्स ऑफ रेंट, ठीक है। अरियर्स ऑफ रेंट का मतलब क्या होता है? बचा हुआ है। अब हो सकता है कि कोई डिस्प्यूट चल रहा हो प्रॉपर्टी पे, है ना, या लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में रेंट का डिस्प्यूट चल रहा हो कि नहीं रेंट तो 30,000 था और वो बोल रहा है नहीं नहीं रेंट तो 20,000 था और कोर्ट में केस चल रहा है। ठीक है, तो उसके वजह से रेंट मिला नहीं हमको बहुत टाइम से, और अब अगर एक साथ मिल जाता है तो जिस साल मिला है उस साल वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आया? या अनरियलाइज रेंट, अपन ने सीखा था अनरियलाइज रेंट। अगर मान लो अनरियलाइज रेंट है और आगे आने वाले सालों में किसी भी साल वो मिल गया, बैड डेट रिकवर्ड पढ़ते थे ना अकाउंट्स में वैसे ही। ठीक है, तो जिस साल मिला उस साल क्या हो जाएगा? वो टैक्सेबल हो जाएगा। बस इसमें 30% का क्या मिलेगा आपको? डिडक्शन ना। बाकी वो अमाउंट जो है मतलब 70% क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। अरियर जितना भी मिला उसमें 30% का क्या मिल जाएगा आपको? स्टैंडर्ड डिडक्शन। और 70% आपके हाथ में क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। क्लियर है? ठीक है, चलो लिख लो इसको भी। नहीं, ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं लेंगे क्योंकि वो तो पुराने सालों का ड्यू है ना, तो जितना भी मिला उसका 70% टैक्सेबल हो जाएगा, दैट्स इट, है ना। इसमें सेक्शन डालो 25A और ऐसे ही लिखना 25A, क्लॉज ए नहीं है, सेक्शन का नंबर ही 25A है। सेक्शन का नाम डालो रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट, recovery of unrealized rent and arrears of rent। ठीक है, इसमें पॉइंट नंबर 1 लिखो, recovery is taxable, recovery is taxable in the year in which it is recovered। Recovery is taxable in the year in which it is recovered under the head house property, under the head house property, whether the assessee is still the owner
whether the assessee is still the owner of property or not. Whether the assessee is still the owner of property or not in the year of recovery. इस लाइन का मतलब समझ में आया क्या? मान लो कि मैं अरियर्स थे, है ना, अनरियलाइज रेंट था, अब मैंने घर ही बेच दिया, तो मैं तो ओनर ही नहीं हूँ। अब पर मैं ओनर नहीं हूँ, फिर भी मेरे को अनरियलाइज रेंट की रिकवरी हो रही है, तो भी वो अनरियलाइज रेंट मेरे हाथ में हाउस प्रॉपर्टी हेड में क्या होगा? टैक्सेबल होगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखो, एनी एक्सपेंस incurred फॉर रिकवरी। अरियर्स के लिए मान लो कोर्ट केस चल रहा है, कोर्ट में जो भी खर्चा हुआ कुछ भी अलाउ नहीं होगा बेटा, सिर्फ 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, दैट्स इट, है ना। एनी एक्सपेंस incurred फॉर रिकवरी shall be ignored। थर्ड पॉइंट लिखो, टैक्सेबल अमाउंट ऑफ रिकवरी। कितना टैक्सेबल होगा? 70% ऑफ रिकवरी अमाउंट। ब्रैकेट में दैट इज 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। %30 स्टैंडर्ड डिडक्शन इज अलाउड। ठीक है, क्वेश्चन देखो, पेज नंबर है 3.167। मिस अपर्णा, इलस्ट्रेशन है मतलब। Miss Aparna, co-owner of residential house property in Calcutta, along with her sister Miss Dimple, where her sister family resides. Both of them have equal share in the property, and the same is used by them for self-occupation. ठीक है, interest is payable in respect of loan of 50 lakh. इसमें रिकवरी दिख रहा है क्या? नहीं, ये तो को ओनर वाला है, रुक जाओ, अभी ये नहीं करेंगे, ये करवाना। इलस्ट्रेशन 10। हाँ, पढ़ा। Mr. Anand sold his residential house property in March 2023. In June 2023, he recovered rent of 10,000 from Mr. Gaurav, to whom he had let out his property for 2 years, from April 17 to March 19. He could not realize 2 months' rent of 20,000 from him, and to that extent, his actual rent was reduced while computing income from house property in assessment year 1920. Further, he had let out his property from April
19 to February 23 to Mr. Satish. In April 21, he has increased the rent from 12,000 to 15,000 per month, and the same was subject of dispute. In September 2023, the matter was finally settled and Mr. Anand received 29,000 as arrears of 69,000 as arrears of rent for the period of April 21 to February 23. ठीक है, तो उसको एक तो अनरियलाइज रेंट की रिकवरी हुई और दूसरा उसको अरियर्स ऑफ रेंट जिस पे डिस्प्यूट चल रहा था. अरियर्स ऑफ रेंट मतलब जिस पे डिस्प्यूट चल रहा है और मिला नहीं है और बाद में जाकर एक साथ मिल जाए. ठीक है, तो वो मिल गया उसको. हमको बताना है रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट और अरियर्स ऑफ रेंट की टैक्सेबिलिटी इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर आनंद. मिस्टर आनंद घर सेल कर चुके हैं, तो ही इज नॉट द ओनर एनीमोर, हाउस प्रॉपर्टी नहीं है. फिर भी क्या अरियर्स और अनरियलाइज रेंट की रिकवरी टैक्सेबल होगी? आनंद के हाथ में होगी. ठीक है, तो पहला नोट तो अपन वही डालेंगे. सेकंड, उसका कैलकुलेशन करो. कैसे करोगे? अरियर्स ऑफ रेंट प्लस अनरियलाइज रेंट टोटल आया माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, जो नेट आया वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया. ठीक है, चलो करो. कल रेसिडेंशियल स्टेटस का टेस्ट रख लेंगे कि होली की बात देना. रिकवर कितना हुआ उसको? ये रिकवर 10,000 ना, 20,000 अनरियलाइज था. ठीक है, पर उसको रिकवर तो 10,000 ही हुआ ना. कितना रिकवर हुआ है? ये रिकवर ऑफ 8,000 20 अनरियलाइज था. अकेला कितना? 10 ना. आफ्टर आप लोग नहीं आते. अरे कुछ भी खा लो यार, कुछ भी खा लो. खा लो. घर वाले जो पकाएंगे गैस ऑन करके वही खा लें. खाने के लिए हजार चीज होती है. ड्राई फ्रूट्स भिगो दिया करो रात में अपने लिए. बादाम थोड़े से गरी के साथ हो.
अपन ये वाला कर चुके हैं क्या पहले? इलस्ट्रेशन 3 कर चुके हैं अपन, किया हुआ है ना अपन ने ये। इलेवेंथ वाला होमवर्क में लिख लो, इलस्ट्रेशन 11 होमवर्क में करके लेकर आना। ठीक है, और एक और देती हूँ होमवर्क में। नहीं, एक तो बहुत ही कम है, कल टेस्ट के लिए भेजा तुम लोग। और यश भैया की क्लास में नहीं है अभी। तुम लोग पहले ऐसे उड़ाते हो, सुधारते हो, फिर सेकंड वाले नंबर पे अच्छा देते हो। बोलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एमसीक्यू टेस्ट दे दो कल। रेजिडेंशियल स्टेटस नोट्स जो दिए मतलब लिखाए हैं मैंने, सिर्फ उससे बस पढ़कर आ जाना, और एमसीक्यू कल दे दो, और फिर होली के बाद सब्जेक्टिव वाला कर। एमसीक्यू में अब नहीं, एमसीक्यू तो प्रैक्टिस के लिए है ना, वो कर सकते हो। ठीक है, चलो तो फिर कल टेस्ट दे रहे हो एमसीक्यू का, तो एक क्वेश्चन होमवर्क में करके लाना, कौन सा, इलस्ट्रेशन नंबर 11। ठीक है।